Welcome to the YouTube channel of Dhruv Ved Academy, and now you are with Vikrant sir. Now we are going to start our next lecture of name reactions. तो चलिए सबसे पहले ना लास्ट लेक्चर्स की पॉइंट को दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस को ख़त्म किया था। यानी एक सीक्वेंस चला आ रहा है जिसमें हमने दो चीज़ों को डिस्कस कर लिया, या कह सकते हैं तीन चीज़ों को। पहला हमने बात किया कि इनोलेट इनॉल के फॉर्मेशंस कैसे होते हैं, जितने भी हमारे पास कोई भी कार्बोनिल मोइटी था उसके इनोलेट बनाने का तरीका हमने ढूंढ लिया। एंड देन आफ्टर वी आर मूविंग टुवार्ड्स आवर फर्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सिस्टम दैट इज अल्काइल हैलाइड, उससे हमने अल्काइलेशन रिएक्शंस की बात कर ली। एंड देन आफ्टर जब हमने इलेक्ट्रोफाइल को चेंज किया, दैट इलेक्ट्रोफाइल विल बी एल्डिहाइड और कीटोन, जिसकी वजह से एल्डोल कंडेंसेशंस बने कि नहीं बने। उसी तरीके से परकिन कंडेंसेशन बना, नोवेंजल कंडेंसेशन रिएक्शंस बना और रिफॉर्मस की रिएक्शंस बने कि नहीं बने। एंड उसी में था एक मैनिक रिएक्शंस, जिसका मतलब 5 रिएक्शंस को हमने एक डब्बे में कन्फाइन कर दिया और उसी को समझा हमने। अब हम अपने नेक्स्ट इलेक्ट्रोफाइल की ओर चल रहे हैं, क्योंकि पहला इलेक्ट्रोफाइल अल्काइल हैलाइड था, उसको चेंज कर दिया। सेकेंड इलेक्ट्रोफाइल एल्डिहाइड और कीटोन थे, अब उसको चेंज करके हम किसको लेके आने वाले हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट इलेक्ट्रोफाइल दैट इज कॉल्ड कीटो फॉर्म ऑफ एस्टर। देखिएगा, यानी यहाँ पे हम बात करेंगे इनोलेट जो आपने बनाए थे, किससे, जो हमारा कीटो फॉर्म था एस्टरों का। यानी जो एस्टर्स थे ना, उनके जो कीटो फॉर्म थे उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर एक एस्टर हुआ तो क्या होगा। तो इसी को हम आगे चल के कह भी देंगे, दैट इज कॉल्ड असाइलेशन ऑफ इनोलेट्स। क्या बोलेंगे इसको, देखो, असाइलेशन ऑफ इनोलेट मतलब क्या है, इसको भी एक बार ढंग से देख लेते हैं। असाइलेशन जैसे अल्काइलेशन था ना, वैसे एक पॉइंट आएगा जिसमें हम असाइलेशन की बात करेंगे, यानी एक असाइल ग्रुप को ऐड करेंगे। और असाइल ग्रुप होते क्या है बेटा, RCO ग्रुप बोलते हैं इसको, असाइल ग्रुप बोला जाता है ना। जैसे R ग्रुप को आप अल्काइल ग्रुप का नाम देते हो, वैसे ही RCO ग्रुप को असाइल ग्रुप कहा जाता है। चलिए, तो इसका मतलब नाउ वी आर हैविंग इनोलेट्स, क्या बोलते हो, इनोलेट मिलेगा और उसके सामने अब इलेक्ट्रोफिलिक कौन होंगे बेटा, कोई एस्टर होंगे। इसका मतलब दैट इज द रिएक्शन विथ इनोलेट एंड एस्टर्स की स्टोरी बनेगी। पर यहाँ पे ना हम कुछ स्पेसिफिक इनोलेट्स की बात करेंगे, यानी कुछ ज़्यादा इनोलेट्स नहीं, जितने आपने बनाए हैं उतने सारे तो नहीं, पर हाँ 2 सिस्टमों की बात हम जरूर करेंगे। क्योंकि इनोलेट हम जनरली यहाँ पे क्या लेंगे इस चैप्टर में, एस्टर के इनोलेट। यानी यहाँ पे हमारा इनोलेट किसका होगा, एस्टरों का। देखो इधर एस्टर के इनोलेट और एस्टर के ही कीटो फॉर्म भी होंगे, देखना यहाँ पे। यानी एस्टर का ही इनोलेट बनाओ, एस्टर का ही कीटो फॉर्म रहेगा। इसी रिएक्शंस को हम नाम देंगे दैट इज कॉल्ड क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, क्लेजन कंडेंसेशन। और क्लेजन कंडेंसेशन को ही कभी कभी क्लेजन के नाम में आगे बीच में लगा दिया जाता है एस्टर, क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बात बताओ, यानी क्लेजन कंडेंसेशन की स्टोरी में इनोलेट हमारा किसका रहेगा बताओ, एस्टरों का, और कीटो फॉर्म भी किसका रहेगा, एस्टरों का। क्या ये अल्डोल की तरह नहीं है, जरा पॉइंट देखो। अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में भी तो यही होता था, इनोलेट एल्डिहाइड और कीटोनों के होते थे और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी एल्डिहाइड और कीटोनों का ही तो था ना, तो उसको हमने अल्डोल का नाम दे दिया था। सिमिलरली यहाँ पे इनोलेट एस्टरों का और कीटो फॉर्म भी एस्टरों का, दैट इज द क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शंस। एंड सिमिलरली देखो एक पॉइंट और देखना, यहाँ एस्टर भी हो सकते हैं और कीटोन एल्डिहाइड के भी फॉर्म हो सकते हैं। यानी यहाँ पे कीटोन और एल्डिहाइड के इनोलेट आप बनाइए और उसको कीटो फॉर्म ऑफ एस्टरों पे अटैक कराइए, इससे भी क्लेजन कंडेंसेशन ही कहा जाएगा। पर इसको बोला जाता है क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन भी बोल सकते हैं हम लोग। पर है ये क्या, क्लेजन कंडेंसेशन ही है। तो देखो क्लेजन कंडेंसेशन के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, जरा दिमाग में बैठा लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट कंडीशंस है कि हमारा इनोलेट जो होगा ना वो एस्टरों पे अटैक मारना चाहिए। और वो एस्टर के इनोलेट जनरली एस्टर के हो सकते हैं इनोलेट, और कीटोनों के इनोलेट हो सकते हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो स्टोरी बनेगी दैट इज द क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शंस। तो अब समझना, तो हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफाइल जनरली किसका होगा, एस्टरों का या कीटोनों का, और कीटो फॉर्म किसका होगा, यानी इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा बेटा, कोई एस्टर ही हमारे इलेक्ट्रोफाइल होंगे। तो चलो सबसे पहले एक बेसिक्स रिएक्शन से इसकी शुरुआत करते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं इस टॉपिक का नाम दूं ना, तो इस टॉपिक का नाम मैं रिएक्शन ऑफ इनोलेट विथ एस्टर तो लिख रहा हूं, पर इसका नाम मैं दे रहा हूं क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। तो ये एक नेम रिएक्शन की तरह काउंट होता है और जैम के पेपर में, नेट के पेपर में इसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा
इजी वे में पूछे जाते हैं। देखो जरा यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। अब इसका मतलब मैंने क्या बताया, दिमाग में एक पॉइंट याद रखो, क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शंस में वी हैव इनोलेट ऑफ एस्टर होगा, बोलो, और कीटो फॉर्म भी किसके होंगे बेटा, एस्टरों के ही होंगे। इसका मतलब इनकी रिएक्शंस आप कराइए। तो चलो बताओ, क्या ये रेडीमेड मिलेगा? ऑफ कोर्स मिलने वाला है, मिलने वाला है। क्या ये रेडीमेड मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं, ये रेडीमेड मिलता ही नहीं है। रीजन साफ है, क्योंकि अगर ये रेडीमेड नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये फॉर्म में रहता नहीं है, तो वी हैव टू प्रिपेयर इट। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मान लीजिए मुझे इसको प्रिपेयर करना है, तो इसको भी किससे प्रिपेयर करोगे? अरे एस्टर के इनोलेट अगर प्रिपेयर करोगे तो एस्टर को ही लाना पड़ेगा ना। तो जरा देखो, इसका मतलब मुझे अगर एक मॉलिक्यूल दिया गया है, जरा बोर्ड पे ढंग से देख लेना, दैट इज अ एस्टर OET। तो मुझे अगर इसके इनोलेट बनाने हैं तो मैं दो तरीके से इनोलेट बना सकता हूँ, जो मुझे सिखाया गया है। पहला, यहाँ पे अगर मैं NaOET को डाल देता हूँ, किसको डाल देता हूँ? NaOET को। तो मुझे बताओ, अगर NaOET को डालता हूँ तो ये न्यूक्लियोफाइल बन के अटैक भी मारेगा, लिविंग ग्रुप भी यही बन जाएगा, कोई लफड़ा होगा ही नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, क्या इस हाइड्रोजन को लेके जाएगा कि नहीं लेके जाएगा? ये बिल्कुल लेकर के जाएगा। और ये अगर लेकर के जाएगा तो वी हैव दैट इज अ कार्बोनाइन, एंड दिस कार्बोनाइन विल रेजोनेंस, ऑफ कोर्स इट अंडरगो रेजोनेंस, स्टेबिलिटी होगी इसकी। और जैसे ये रेजोनेंस के लिए जाएगा, नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर आ जाएगा? O पे। यस, दैट इज द रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोनाइन कह सकते हैं। दैट इज द इनोलेट ऑफ एस्टर। तुम ही बताओ, यहाँ से क्या निकला था? आप ही बता दो बेटा। अल्कोहल निकला था ना, और हमें पता है कि अल्कोहल वापस H को देकर के इसको अपने कीटो फॉर्म में भेज सकता है, इनोल बना सकता है इसका, और इनोल दोबारा से कीटो फॉर्म में जा सकते हैं। और अगर कीटो फॉर्म में दोबारा चले गए तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? पार्शियल इनोलेट बनेंगे। अरे ये सब पुरानी बातें हैं, ये क्या बनेगा? पार्शियल इनोलेट। ऑफ कोर्स ये पार्शियल इनोलेट है, और अगर पार्शियल इनोलेट है तो इसका मतलब क्या होगा बताओ? ये इनोलेट आयन भी मौजूद होंगे, कीटो फॉर्म भी मौजूद होगा, और इन दोनों के बीच में सेल्फ रिएक्शन हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा? जरा बोर्ड पे देखो, ये तुम्हारा स्टेप 1 था जिसमें आपने इनोलेट को प्रिपेयर किया, एंड द रिएक्शन अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक अटैक, क्योंकि इनोलेट बना दिया। अब इनोलेट और इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म जैसे अल्डोल की तरह होता था ना, सेम है। तो इसका मतलब अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो इसको मैं एस्टर एज इट इज रख देता हूँ। ये कीटो फॉर्म है कि नहीं ये बताओ। और ये तुम्हारा इनोलेट आयन है, क्या इस बात को मानते हो? बिल्कुल मानना पड़ेगा, दैट इज द इनोलेट आयन। और ये न्यूक्लियोफाइल बन के जब अटैक मारेगा तो ये वापस आया, बॉन्ड कार्बन से अटैक, O पे माइनस, और जैसे O पे माइनस बन गया, तुम्हें बताओ यहाँ O पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे आपका एक कार्बन कार्बन का नया बॉन्ड बना। जैसे ये तुम्हारा कार्बन है, दैट इज अ कार्बन एटम, मानोगे इस बात को? यही है। और यहाँ पे क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड O, यहाँ बनेगा OET, और यहीं पे क्या रह जाएगा? OET ग्रुप। क्या मेरी बात आप समझ पाए? बिल्कुल। तो इसका मतलब इनोलेट का अटैक हुआ कार्बन ग्रुप पे, और ये स्पेसिस बना। बट डिफरेंस क्या है जरा बताओ? अल्डोल कंडेंसेशन की तरह ही है लगभग ये, पर यहाँ O- जब अल्डोल में बनता था तो इसको आप प्रोटोनेट कर दिया करते थे ना। पर डिफरेंस यहाँ पे ये होगा बेटा, ये कि यहाँ जो O- है ना, ये O- OET को लीव करा देगा। क्यों? क्योंकि कार्बन पे O- है, और ये OET ग्रुप लगा हुआ, दैट विल लीव। और जैसे लीव करेगा, आप हमें बताइए, दैट इज अ कार्बोनिल मोइटी, दैट इज अ कार्बोनिल मोइटी, एंड दैट इज अ OET ग्रुप। और यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा? OET-। तो मेरी बात को ढंग से समझ लेना। तो इसका मतलब इनोलेट का अटैक जो एस्टरों का था अपने ही कीटो फॉर्म पे हुआ, दैट इज द क्लेजन कंडेंसेशन, क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन बोल सकते हैं हम इसको। और यहाँ से जो मॉलिक्यूल बना है जरा बोर्ड पे देखो, दिस इज द एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड। और एक तरीके से समझना, यहाँ जो इनोलेट था, इस इनोलेट के सामने कौन सा ग्रुप जुड़ा है? दैट इज द असाइल ग्रुप। अरे CO ग्रुप को असाइल ग्रुप बोलते हैं ना यार। इसका मतलब दैट इज द असाइलेशन रिएक्शन ऑल्सो। क्या बोलते हैं इसको? असाइलेशन ऑफ इनोलेट। क्या मेरी बात आप समझ पाए हो? तो इसको चाहे एस्टर के कंडेंसेशन का नाम दे दो या एसाइलेशन ऑफ इनोलेट का नाम दे दो, क्योंकि इनोलेट में एसाइल ग्रुप अटैच हुए हैं। पर एक बात का ध्यान रखना, प्रोडक्ट तुम ये बना दोगे एग्जाम में, लेकिन एक बात का फोकस रखना, क्योंकि जो एस्टर में OET- जो निकले हैं यहाँ ना, क्योंकि आपको पता है जब एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड बनेगा, दैट एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड हैविंग द एसिडिक हाइड्रोजन, मानोगे? क्योंकि OET- लीव कर रहा है, बेस रिलीज हो जा रहा है, और ये तुम्हारा O- क्या है? दैट इज एसिडिक, और ये बेस, तो तुरंत ही क्या करता है? ये H पे अटैक मार देता है। और जैसे H पे अटैक मार देता है, ये यहाँ पे क्या बनेगा? जरा बोर्ड पे ढंग से देखना, ये माइनस चार्ज बन जाएगा, और ये माइनस चार्ज बन के क्या करेगा? रेजोनेंस। इसका मतलब ना,
जैसे तुम यहाँ पे ONO डालते हो तो आपका फाइनल स्ट्रक्चर ये नहीं बनेगा, आपका फाइनल स्ट्रक्चर O- के फॉर्म में चला जाता है, ये तुम्हारा स्पेसिस बनता है। और लास्ट में जैसे हम लोग याद करो, जब कार्बोक्सिलिक एसिड को बेसिक कंडीशन में रख दिया करते थे तो वो एसिडिक आयन में कन्वर्ट हो जाता था, कार्बोक्सिलिक आयन में कन्वर्ट हो जाते थे, और उसको हमें बाहर निकालने के लिए एसिडिक कंडीशन डालना पड़ता था ना। वैसे ही कंडीशन हमारे साथ यहाँ भी लगी होंगी कि ये जो मॉलिक्यूल बना है दैट इज एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड, या फिर हम इसे इथाइल एसिटोएसिडेट कह सकते हैं, ये सब इस्तेमाल किया था हमने, बताओ। अरे स्टार्टिंग मटेरियल इस्तेमाल किया था ना अल्काइलेशन के लिए, याद करो। एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड हमने स्टार्टिंग मटेरियल भी लिया था। तो एस्टरो के कंडेंसेशन रिएक्शन से एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड जनरेट हो जाते हैं। और यहाँ जो आपका मॉलिक्यूल बना है, अगर आप इसे दोबारा से चाहते हैं तो यू शुड ऐड सम एसिडिक कंडीशन, जिसको HCl बोल दिया जाता है। और जैसे एसिडिक कंडीशन डालोगे तो ये क्या होगा बेटा, प्रोटोनेट होगा। और जैसे ये प्रोटोनेट होगा, ये इनॉल बनेगा, और इनॉल बनने के तुरंत बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपने कीटो फॉर्म में। नाउ वी गेट आवर एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड। जो यहाँ मिल जाना चाहिए था वो यहाँ मिल नहीं पाता है, और वो यहाँ चला जाता है, और ये एक रेजोनेंस स्टेबलाइज सिस्टम बन जाता है बेटा। और यही चीज को प्रोटोनेट करके आप एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड को दोबारा जनरेट कर सकते हैं। तो एग्जाम में कभी कभी याद रखना, वो तुम्हें NOET डाल के छोड़ देगा, तुम यहाँ तक पहुँच जाना। अगर उसने एग्जाम में HCl डाला है तो उसका मेन रीज़न क्या है बताना, क्योंकि उसको प्रोटोनेट करने के लिए आपको कह रहा है। समझ गए बात को। तो यहाँ से आपको चीज़ें थोड़ी ध्यान में रखनी पड़ेगी। कभी कभी आपको यहीं पे छोड़ना पड़ जाएगा, क्योंकि NOET डाल के कुछ स्टेप में नहीं देगा ना। अगर नहीं देगा तो समझ जाना H+ खुद डाल लेना है और इसको इसी फॉर्म में लेके आ जाना। और अगर गलती से HCl डाल दिया है तो उसका मेन मतलब क्या है, क्योंकि जो आपका मॉलिक्यूल बना है वो आपके डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में चला जाता है और उसे प्रोटोनेट करने की ज़रूरत होती है। तो ये था लेवल 1, आपको बेसिक्स ऑफ क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। शायद मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को। जरा बोर्ड पे ढंग से देखिए कि अगर मैं क्लेजन कंडेंसेशन की बात कर ही रहा हूँ तो कहानी कैसे और आगे बढ़ेगी। तो जरा देखो, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है आप लोगों का तो वो कैसे आएगा वो एक बार देखने का। जरा देखो, यहाँ पे अगर मैं आपसे सवाल करता हूँ कि भैया क्लेजन के सवाल एग्जाम में पूछे कैसे जाएंगे, तो देखो हो सकता है वो आपको ऐसे दे दे, PHCH2 C डबल बॉन्ड OET, सामने दे दिया गया है NaOET। समझ गए बात को, पक्का समझ गए। तो कहानी ये है, और यहाँ पे डाल दिया है पहला A, एंड देन आफ्टर कह दिया है जरा HCl डाल दो। कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं देखो, चाहे तो ये सवाल आपको दे देगा, बोर्ड पे ढंग से देख लेना। यह सवाल आपको मान लीजिए केस 1 ये दिया है, केस 1 यह आपको सवाल यहाँ पे दे दिया है, जरा बोर्ड पे देखो। NaOET पहले डाल तो दिया है, समझना, एंड देन आफ्टर कह दिया है मिथाइल ब्रोमाइड। क्या बोल दिया है, मिथाइल ब्रोमाइड, और यहाँ बोल दिया व्हाट विल बी द C। एंड अगर यहीं पे सवाल आपसे पूछा गया है कि चलो फर्स्ट में हम NaOET डाल देते हैं, बोर्ड पे देखते चलना, और यहाँ जो बना है उसको D नाम दे दो, और उसके बाद क्या करो NaOH का नाम दे दो, और NaOH के बाद यहाँ पे HCl डाल करके इसको हीट कर दो और इसका नाम दे दो E। बोर्ड पे ढंग से देखेंगे कि अगर मेरे सवाल एस्टेरो के हैं, सामने बेस है, तीनों में बेस डाला हुआ है, क्या होगा, क्या कहानी चलेगी, दिमाग में चलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ HCl डाला गया है, यहाँ HCH3Br डाला है, यहाँ HCl डाल के नहीं दिया, बोला NaOH को डाल करके HCl हीट कर दिया है, तो क्या बनेगा। इन तीनों केसेस को हम जरा ढंग से देखते हैं। तीनों केस का ना जो पहला है ना A वाला पार्ट, वो लगभग एक जैसा बनने वाला है। तो जरा देखो, तीनों को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, केस A, केस 2 एंड केस 3। देखना बेटा, ये लेवल 1 है, दिस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ व्हाट, क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। जरा देखो, वी हैव टू क्रॉस 4 लेवल्स, 4 लेवल क्रॉस करने हैं हमें। तो पहला लेवल में डिस्कस कर रहा हूँ, वही मॉलिक्यूल मेरे सामने है, आपके सामने एक एस्टर मैंने दे दिया है। तीनों केसेस एक एक करके डिस्कस कर रहा हूँ मैं, बोर्ड पे ढंग से देखते चलना। जरा बोर्ड पे देखो, यहाँ पे अगर मैं फिनाइल करूँ, यहाँ मैं CH2 लिखूँ, यहाँ मैं C डबल बॉन्ड OET को लिखता हूँ और पहले NaOET डालता हूँ, क्या होगा समझ जाओगे। ये मॉलिक्यूल में सबसे पहले इनोलेट बनेंगे, और हमें इनोलेट बनाने आता है। चलो इसका इनोलेट बनाओ, ये फिनाइल ग्रुप, ये H यहाँ से बाहर निकला होगा, दैट इज द इनोलेट आयन। क्या ये कंप्लीट इनोलेट बनेगा या पार्शियल? ऑफ कोर्स पार्शियल इनोलेट। इसका मतलब नाउ वी हैव द कीटो फॉर्म। इसी का कीटो फॉर्म लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा, बताओ। बिल्कुल लेना पड़ेगा, यानी इसी का कीटो फॉर्म इसको रिप्रेजेंट कर दो ना। और जैसे इसके कीटो फॉर्म को रिप्रेजेंट करोगे क्या होगा बताओ, ये वापस आया, यहाँ अटैक, ये बॉन्ड ओपन,
होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ पे जैसे अटैक हुआ, अगर एग्जाम में पूछा है नाम तो बता देना नाम क्या है। अबे जलेबी भाई नहीं, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, दैट इज अ एस्टर के कंडेंसेशन है। यस, एस्टर के कंडेंसेशन है। यहाँ पे पीएच और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ओईटी, कोई लफड़ाइश नहीं है। अब यहाँ से O माइनस वापस, ओईटी घर से बाहर, जैसे घर से बाहर बना, जरा बोर्ड पे ढंग से देख लो, यहाँ पे कार्बोनिल बना है, यहाँ OET बना है, यहाँ फिनाइल बना है, और यहाँ पे क्या बन गया है, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे PH। अब जरा बोर्ड पे देखो कि यहाँ पे जैसे एक्टिव मिथाइल कंपाउंड बना, इसका मतलब अगर उसने HCl डाला है, क्या डाला है, HCl, तो इसका मतलब वो बताना चाहता है कि जो A बना है ना, वो A ये नहीं बना है, चूंकि यहाँ H भी मौजूद है, तो हो सकता है OET माइनस वापस आए, H को लेकर के जाए, और हमारा मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके के हालात में पड़ा हो। एक्चुअल में जरा देखो, ये कार्बोनिल OET है। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखना है ना यार, इस फिनाइल को ऐसे लिख दिया, ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे PH ग्रुप, कोई दिक्कत नहीं है। इसी मॉलिक्यूल कैसे लिखा है, पर यहाँ जो H निकला है जिसकी वजह से क्या बना होगा, इनोलेट आयन, ये माइनस चार्ज रेजोनेंस करने के लिए गया होगा। तो जरा देखना, यहाँ पे अगर उसने कह दिया है HCl डाला है, तो अगर HCl डाला है ना, तो इसका मतलब इसको प्रोटोनेट करने के लिए कह रहा है, और जैसे प्रोटोनेट करने के लिए कहेगा तो देख लेना, आंसर को देख लेना, ऑप्शन जो दिए गए ना उस पर भी थोड़ा ध्यान दे देना। वो आपको प्रोटोनेट करके कह रहा है कि भैया इसको इसी फॉर्म में रहने दो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर उसने कह दिया है, देखो ये किसका प्रोडक्ट है, केस फर्स्ट का, लेकिन अगर उसने कहा था NOET देन क्या था, मिथाइल आयोडाइड, तो बताओ क्या होगा, यानी उसने HCl डालने के बजाय अगर NOET डाला है तो कंडेंसेशन यहाँ तक पहुँच गई होगी, पर अगर उसने मिथाइल आयोडाइड डाला है, इसका मतलब पता है क्या पूछना चाह रहा है, जरा इसके अल्काइलेशन करा दो, और तुम्हें पता है इनोलेट बना है और हमें इसका अल्काइलेशन प्रोडक्ट बनाने आता है, तो जो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था वही चीज़ तो किया मैंने यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ पे ये फिनाइल ग्रुप आ गया, ये C डबल बॉन्ड O आ गया, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OET आ गया, और यहाँ पे क्या लग गया बच्चा बताओ, मिथाइल, और एक फिनाइल पहले से था ही। इसका मतलब क्या हुआ ना, इनोलेट जो तुम्हारे बने उसको तुमने उसी समय इस्तेमाल भी कर लिया, क्योंकि अगर तुम्हें एक्टिव मिथाइल कंपाउंड चाहिए होगा तुम प्रोटोनेट कर दोगे, लेकिन तुम्हें एक्टिव मिथाइल कंपाउंड चाहिए साथ में अल्काइलेशन भी चाहिए, तो मज़ेदार वाली बात है ना, क्योंकि तुम्हारे सामने क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शंस में एक्टिव मिथाइल कंपाउंड जनरेट भी होते हैं, और बेसिक कंडीशंस में वो इनोलेट के आयन के प्रेजेंस में भी होते हैं, और अब उसको प्रोटोनेट अगर कर दिया तो ये बना दोगे, अल्काइल हैलाइड डाल दिया तो ये बन जाएगा। ढंग से देख लेना बच्चा लोग, क्योंकि ये बेसिक्स है, और जो नेट के बच्चे तुम मत सोचना कि तुम 30 मार्क खान हो, तुम्हें ये सब आता है तो तुम्हारे ठीक है स्किप कर दोगे, नहीं, इन चीज़ों को ढंग से देखो, क्योंकि ये बुनियादी चीज़ें हैं। यही चीज़ लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 में जब जाती हैं तो परेशान करती हैं, तो माइंड को बिल्कुल फोकस करके इस पॉइंट को देख लो, ठीक है। चलो अब मैं केस 3 की बात कर रहा हूँ, और वो केस 3 है क्या, जरा बोर्ड पे ढंग से देखने का। इसको मिटा दूँ मैं, नोट कर लेना इसको, आगे बढ़ते हैं। तो ज़रा हमें एक बात समझाइए, जब मैं केस 1 केस 2 की बात कर रहा था तो यहाँ तक तो सबसे पहले NOET डालेंगे तो यहाँ तक पहुँच ही जाएगा, लेकिन पता है उसने क्या लिखा था, NaOH, पहले A बनाओ देन NOH। तो समझो यहाँ पे क्या है, यहाँ जो तुमने OET माइनस को लाया था लास्ट में और उसको डिप्रोटोनेट कराया था, क्योंकि अगले A में उसने NOH डाला था। देखो मैं बताया, वहाँ पे तीसरा केस देख लेना, तीसरा केस में क्या डाला था, इसके बाद A, उसके बाद NOH था ना। अब NOH का काम क्या होगा समझो, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि उसने डिप्रोटोनेट तो किया था इसको, फिर वर्कअप के बारे में उसने तुमसे पूछा नहीं है। इसका मतलब तुम्हें क्या करना है, जरा देख लेना, यहाँ पे आपको इसको डिप्रोटोनेट करने की ज़रूरत नहीं है, उसने पूछा ही नहीं है आपसे डिप्रोटोनेट करने के लिए। क्यों नहीं पूछा भैया, क्योंकि उसने आगे जो रिएक्शन दिया है उसमें उसने NOH का इस्तेमाल किया है। तब ऐसे केसेस में थोड़ा ध्यान दे देना, बाय डिफ़ॉल्ट मान लेना कि यहाँ पे आपको H माइनस जो H प्लस जो निकला था उसको वापस से प्रोटोनेट करने के लिए H प्लस डाल दिया गया था, उसको वर्कअप नहीं मेंशन किया गया है। अगर SCl मेंशन करेगा तो आपको दिखाना पड़ेगा, प्रोटोनेट करके उसको दिखा देना है ना। अगर मेंशन नहीं किया और अगला स्टेप NOH डाल दिया है तो क्या करोगे, जरा बोर्ड पे देखो क्या होगा। ये सब पढ़ाया हुआ है ना यार, ये एस्टर होगा, ये एस्टर बेस के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज कर देगा, यहाँ से चलेने की जरूरत नहीं है, वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करके इसको खत्म कर देता है ना। तो ऐसे केसेस में हमें क्या मिल जाता है बताओ, ये फिनाइल, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, O पे माइनस, अरे OH बना होगा। अब ये सब पुरानी बात है यार, अब इसमें दिमाग मत लगाना ज़्यादा,
क्योंकि ये सब मैंने लेक्चर फर्स्ट में इसलिए मैं बेसिक्स पढ़ा रहा था ताकि ये सब चीज़ें आपको दिमाग में परेशान ना करें, क्योंकि आप NOH को डालोगे तो OET बाहर निकलेगा, और जैसे OET बाहर निकलेगा यहाँ OH है, ये भी डिप्रोटनेट हो जाता है कि नहीं होता बताओ, हो जाएगा, ये तुम्हारा बनेगा। और फिर तो HCl डाल करके हीट मेंशन किया ही हुआ है, और आपको वो चीख के कह रहा है भैया O-H+ पे अटैक करेगा, और जैसे अटैक करेगा वी हैव एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड एंड वी हैव OH, और जैसे OH बना है दैट विल बी डिकम्पोजिशन टेक प्लेस, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेंगे, डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होने वाला है, और डिकार्बोक्सिलेशन जब होगा तो बताओ CO2 बाहर निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। ये सारे स्टेप्स में करके दिखा चुका हूं आप लोगों को। इसका मतलब ये फिनाइल ग्रुप लगा, यहां पे फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, और यहां पे क्या लग गया होगा बताओ, H। इसका मतलब 3 केसेस अलग अलग तरीके की थी, और एग्जाम में कोई सा भी केसेस आपको दे दे, पहला केस आपको वो NOH डाल करके दे, आपने क्लेजन कंडेंसेशन करा दिया, देन आफ्टर आप क्या कर दोगे, HCl डाल करके उसको प्रोटोनेट कर देना, खेल खत्म। अगर NOH डाला गया है देन मिथाइल आयोडाइड या अल्काइल हैलाइड डाल दिया, इसका मतलब क्या हुआ, क्लेजन कंडेंसेशन भी कराइए, और जो आपका एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड फॉर्म हुआ है वो डिप्रोटोनेटेड फॉर्म में होगा, उसे अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शंस करके अल्काइलेशन करा दीजिए। एंड लास्ट वन इज, जब आप NOH डालोगे ना और जो प्रोडक्ट बनेगा उसको बना दो और NOH का इस्तेमाल करो, इसका मतलब एस्टर होंगे जो उसको हाइड्रोलाइज करा दो, एंड हाइड्रोलाइज कराने के बाद इसे एसिडिक कंडीशन डाल करके फिर डिकम्पोज करा दो। समझ गए होंगे पक्का ना। चलो, तो ये तुम्हारा एक हेल्दी पॉइंट था जिसको तुम्हें समझना था कि एग्जाम में क्वेश्चंस हमें कैसे कैसे मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जो तीसरा केस था ना, दैट केस इज लिटिल बिट डिफिकल्ट, लिटिल बिट, क्योंकि उसमें मल्टीपल कंसेप्ट का इस्तेमाल हुआ था। तो जरा एक सवाल और तू बना दोगे पक्का, जरा बनाओ तो। बहुत आसान सा सवाल दे रहा हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से इसमें आपको। जैसे मान लीजिए मैंने आपको दे दिया है एक ब्यूटेनॉइड, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कह दिया आपको जरा बताओ, यहाँ मैंने डाल दिया है NaOET देन PHCH2Br, डाल दिया A बना दिया, फिर बोल दिया भैया यहाँ NaOH को डाल दो देन HCl और हीट कर दो। तो शायद तुम समझ जाओगे करना क्या था इसमें। तो NaOET डाला गया है तो समझ जाओगे NaOET डालने से इनोलेट बनेंगे एस्टरों के, पार्शियल सेल्फ कंडेंसेशन हो जाएगा, खत्म। वहां से भी एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड जनरेट होंगे, उस एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड से अल्काइलेशन प्रोडक्ट, अल्काइलेशन जैसे कंप्लीट हुआ हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलिसिस जैसे कंप्लीट हुआ प्रोटोनेशन ऑफ व्हाट, एस्टर जो एसिड जो बना डिप्रोटनेट हो गया था उसको प्रोटोनेट किया, देन आफ्टर डिकम्पोजिशन कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। तो इसका मतलब देखो ना, है तो ये 1 2 3 4 5 स्टेप है। डिप्रोटोनेशन कराओ, कंडेंसेशन कराओ, अल्काइलेशन कराओ, डिहाइड्रेशन कराओ, फिर एसिड बेस रिएक्शंस कराओ, फिर प्रोटोनेशन कराओ, फिर डिकम्पोजिशंस कराओ। बहुत छोटे छोटे स्टेप्स हैं ना, पर अगर आप उनको बेसिक से समझते चल रहे हो तो कितना याद रखोगे। भाई समझ गए तो एक झलक में कंप्लीट कर जाओगे आप, समझ गए। तो इस तरीके से रिएक्शंस को याद रखो, क्योंकि बेसिक्स याद है, कोई भी रिएक्शंस का मैकेनिज्म कितना भी बड़ा क्यों ना हो स्टेप वाइज हम सीख सकते हैं। पक्का समझ गए, कर लेना इस सवाल को, कर लोगे ना। आगे बढ़ते हैं। दिस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ व्हाट, दिस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन, जिसमें मैंने बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स आपको सिखा दिए हैं। सीख गए ना, पक्का सीख गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं लेवल 2 की ओर, दैट इज द सेकेंड लेवल ऑफ रिएक्शंस। और इसमें मैं क्या करने वाला हूं, इस रिएक्शंस को मैं एक नाम देने वाला हूं, इसको आप कह सकते हैं दैट इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। क्या बोलने वाला हूं मैं, जरा बोर्ड पे देख लेना, यानी दैट इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। अब जैसे तुमने अल्डोल पढ़ा था ना, याद करो उस पॉइंट को, जब तुमने अल्डोल पढ़ा था तो अल्डोल के बाद इंट्रामोलिकुलर अल्डोल ही तो पढ़ा था। सिमिलरली जो क्लेजन आप पढ़ रहे हो इसके नाम के आगे फिर क्या लगा देना है, इंट्रामोलिकुलर। और इसी को ना कोई चीज़ें कोई नेम रिएक्शंस कहती हैं क्या, जरा बोर्ड पे ढंग से देख लो। दैट इज कॉल्ड, देखना यहाँ पे, डिकमन कंडेंसेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। यानी ये कुछ नहीं है, एक डिकमन एक नया नाम आ गया है, क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शंस का ही एक नया नाम है।
दैट इज कॉल्ड डिकमान कंडेंसेशन। और वो डिकमान कंडेंसेशन क्या कहलाएगा? दैट इज द इंट्रामोलिकुलर। क्लेजन को ही हम एक नए नाम से नाम दे देते हैं, दैट इज अ डिकमान कंडेंसेशन रिएक्शन। तो कभी कभी जो BHU के पेपर होते हैं, DU के पेपर होते हैं, उसमें क्या होता है, उनके सिलेबस में मेंशन होता है ये सब नाम, तो वो कभी कभी रिएक्टेंट दे देते हैं और प्रोडक्ट को बता देते हैं और पूछ देते हैं भैया ये नाम किसका है, तो हम उसको नाम ध्यान रख लेंगे भैया। इंट्रामोलिकुलर क्लेजन पहचानेंगे कैसे, जरा बोर्ड पे देखो। इसको पहचानने का बेहद आसान तरीका है। तो बताओ क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शंस के लिए क्या चाहिए होता है, आप ही बताओ क्या चाहिए होता है? इनोलेट ऑफ एस्टर, कीटोफॉर्म ऑफ एस्टर। तो अगर इंट्रामोलिकुलर करवानी है तो उसका मतलब क्या हुआ, दोनों एक ही मॉलिक्यूल में होने चाहिए, यानी इनोलेट ऑफ एस्टर भी इसी मॉलिक्यूल में होना चाहिए, बोलो है ना यार, और कीटोफॉर्म भी उसी मॉलिक्यूल में अगर हो तो, अगर दोनों अलग अलग हैं तो दैट इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर, अगर दोनों एक ही मॉलिक्यूल में हैं दैट इज कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर। तो इंट्रामोलिकुलर हुई हम करवाने जाएंगे तो बताओ ये कीटोफॉर्म तो अवेलेबल होगा, इनोलेट अगर बनाना होगा तो उसका भी कीटोफॉर्म भी लेना पड़ेगा ना यार, समझे कि नहीं समझे? इसका मतलब हमें दो कीटोफॉर्म लेने पड़ेंगे एस्टरों के, क्यों? क्योंकि एक का इनोलेट बनाएंगे और उसका अटैक करा देंगे कीटोफॉर्म पे। तो जैसे अल्डोल पढ़ रहे थे वैसे एक क्लेजन पढ़ो ना, क्या दिक्कत है? दो रिएक्शन थोड़ी है, ये एक ही रिएक्शन है, एक ही तरीके की चीजें हैं, बस क्या होगा रास्ते आगे चल के थोड़े से बदल जाएंगे। पर आपको दो चीजें थोड़ी याद रखनी है। एक चीज याद रखनी है कि अगर यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर कराना है तो वी मस्ट हैव इनोलेट आयन एंड द कीटोफॉर्म ऑफ एस्टर इन अ मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल। समझ गए बात को? चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ नाम में कुछ नहीं रखा भाई, क्या करोगे नाम का इसका? NaOH अगर डाल दिया है, तुम ही बताओ क्या होने वाला है, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? NaOH बेस आएगा, अटैक करेगा। वी हैव 2 हाइड्रोजन्स, कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए ना यार, बताओ कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ से बताओ NaOH आया, इसने H को कौन सा H लेके जाए, कोई सा भी लेके चला जाए क्या फर्क पड़ता है, दोनों एक ही हैं। तो इसका मतलब NaOH माइनस आया, अटैक किया, इनोलेट जनरेट किया। और एक बात बताओ, अगर इनोलेट जनरेट होंगे अगला स्टेप तुम्हें पता ही है क्या करने वाले हो तुम, देखो इधर बोर्ड पे, यानी यहाँ पे अगला स्टेप जो तुम करने वाले हो दैट इज द इनोलेट आयन। और जैसे ये इनोलेट आयन बना, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल उसी में, बहुत खतरनाक सिचुएशन आ जाती है, अटैक शुरू हो जाते हैं। और जैसे अटैक शुरू होते हैं रिंग बन जाती है, और रिंग जब बनती है तो आप बताओ ना क्या करना चाहिए? नंबरिंग करना चाहिए। सबसे सेफेस्ट क्या आप कह सकते स्टेप्स हैं ये। रिंग बनाओ, बोर्ड पे ढंग से देखते चलो, रिंग बनाओगे और रिंग कितने मेंबर की बनेगी वो आप देख सकते हो, दैट इज अ 6 मेंबर्ड रिंग, 1 2 3 4 5 6। रिंग कैसे बनानी है जरा बताओ? वी हैव 6 मेंबर्ड रिंग, कोई लफड़ाइच नहीं है। और यहां जब रिंग बनाओगे तो किससे किससे बॉन्ड बना जरा बताओ? 1 पोजीशंस पे एंड द 6th पोजीशंस पे बॉन्ड बने हैं। और सब्स्टिट्यूएंट क्या लगा होगा 1 पे बताइए? वी हैव C डबल बॉन्ड O, वी हैव OET एंड द 6th कार्बन हैविंग व्हाट? O माइनस एंड OET। यस, इफ द इनोलेट अटैक ऑन द कीटोफॉर्म ऑफ द एस्टर in the same molecule then we have cyclic form of active methane compound। तो यहाँ पे अभी बना नहीं active methane compound, वेट करेंगे। O माइनस वापस आया, एलिमिनेशन किया, and then after what will happen? Then after we have OET and the C double bond O form। Got it or not? Got it or not? इसका मतलब in intramolecular Claisen condensation we have ring system, यानी यहाँ पे हमारे रिंग फॉर्म हो जाएंगे। और जब रिंग फॉर्म होंगे वही सारी बातें हैं। अगर इसने पूछा नहीं है, बोला ए बना के छोड़ दो, इसने कंडीशन दिया भैया ए है, तो यहाँ तक हम पहुँचेंगे, पक्का पहुँच जाएंगे। अब देखो यहीं से वो तमाशा शुरू कर सकता है। यहाँ तक क्लेजन कंडेंसेशन खत्म हो चुका है, लेकिन तमाशा और भी करवा सकता है। वो देख लेना, मैकेनिज्म समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पक्का आगे बढ़ जाते हैं, जरा आगे बढ़ते हैं। अब इसी में तमाशा क्या होगा जरा देखो, प्रोडक्ट के साथ तमाशा क्या होगा। हो सकता है आपसे वो कह दे जो आपने बनाया था, देखो बोर्ड पे देखो, NaOH के साथ यहीं पे देखो मिथाइल आयोडाइड भी डाल दिया है, तो समझ जाओगे क्या करना है तुम। इनहेरेंट, क्योंकि एग्जाम में कोई कहने नहीं आएगा भाई कि यहाँ पे NaOH जो निकला था OET माइनस निकला होगा, ये H पड़ा हुआ है क्योंकि H बेसिक कंडीशन है, और यहाँ पे आपके पास H है, बाहर निकालो ना। और जैसे बाहर निकालोगे वी हैव अ इनोलेट, पक्का ना, and if we have a inolate ion, if we have a methyl iodide, what will happen? Nucleophilic attack, घर से iodine बाहर, what will be the product?
ओहो अल्काइलेशन ऑफ दैट इनोलेट। तो इसका मतलब अब हमें रुकना यहाँ पे था। कोई दिक्कत है ही नहीं। अगर यही ना देकर के तुम बताओ उसी रिएक्शन में अगर केवल NOET डाल देता और कहता A है और इसी में डाल देता NaOH HCl और हीट, तो क्या बोलते तुम? अरे वही तमाशा है ना यार, NOET कुछ नहीं दिया, इसका मतलब हमें प्रोटोनेशन मान लेना है। इसके मतलब ये बोला तो ये स्टेप चलाएंगे है, अगर केवल ये बोला तो फिर मिटाएंगे इसको। जैसा डिमांड वैसा मैकेनिज्म, जैसा सवाल का डिमांड वैसे तरीके की सिचुएशंस के साथ डील करेंगे। ये बोला अपन बोला तू करवा, मतलब तू करवा यहाँ पे NOH के साथ, यानी A NOH के साथ OH माइनस क्या होगा हाइड्रोलाइसिस। अरे ये सब तमाशा कर लेना यार, अब क्या करूँ मैं, बार बार थोड़ी लिखूंगा। OH HCl कहने से पहले O माइनस को कर देने का कंप्लीट, ये सब चलना चाहिए दिमाग में। देन HCl OH बना दें, बनाएंगे हीट डिकम्पोजिशन। वाओ वी हैव कीटोन साइक्लोहेक्सेनोन। तो एक बात समझो ना, इस रिएक्शन का सिंथेटिक एप्लीकेशन पता है क्या होता है? एक तो एक्टिव मीथेन कंपाउंड बनाने के लिए होता है, डाइकार्बोनिल 1,3 डाइकार्बोनिल बनाने के लिए होता है, साथ के साथ वो इसे कीटोन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने का भी काम करते हैं, क्योंकि हाइड्रोलिसिस कराना बहुत आसान है एंड डिकम्पोजिशन कराना और भी आसान है। इसका मतलब बेहद आसानी से आप इस कंडेंसेशन को अंजाम दे सकते हैं। क्या मेरी बात आप समझ रहे होंगे? पक्का समझ गए होंगे ना क्या क्या चीज़ें वो करवा सकता है एग्जाम में यार, समझ गए होंगे? चलो वेरी वेरी गुड, अच्छा लग रहा है ये रिएक्शन, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है इस रिएक्शंस को समझाना, क्योंकि अब मैं सेकेंड मतलब कह सकता हूँ, एक गाड़ी जब मैंने स्टार्ट करी थी नेम रिएक्शन की तो सबसे पहले मैं न्यूट्रल से गियर 1 पे आया था, बहुत टाइम लगा उसको। गियर 2 में आने में थोड़ा वक्त लगा पर उसमें काफ़ी देर तक हम ट्रेवल किए। अब वी हैव गियर नंबर 3, अब स्मूथ आगे बढ़ना है, मतलब तेज़ी से आगे बढ़ना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं तो कब तक आराम आराम से चलेंगे। तो अब बेसिक समझ गए होंगे तो अब चीज़ें आसान लगने वाली होंगी, पक्का? चलिए अब मैं इसी में एक रिएक्शन आपको दे रहा हूँ, जरा बोर्ड पे देखिए और उसको जरा बनाने की कोशिश करिए। जैसे मान ले मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, दैट क्वेश्चन इज, यहाँ पे NR है और यहाँ पे दिया गया है C डबल बॉन्ड OET, C डबल बॉन्ड OET, ठीक है। और यहाँ पे कहानी है, या फिर ऐसे कर दो ना, एक काम करते हैं, एक कार्बन और इसमें आगे ले लेते हैं, या फिर एक छोड़ो पहले एक शुरुआत आसान से करते हैं ना, क्यों लफड़ाइच देना यार। चलो और इसी सवाल को कुछ इस तरीके से कर देते हैं। ट्राई करोगे क्या? वीडियो पॉज कर देना, पहले खुद से ट्राई करना, ईमानदारी से भी, तुम्हारे अंदर ईमानदारी होगी तो करोगे, नहीं होगी तो बेईमान हो ही तुम लोग। देखो इधर, इसका मतलब वीडियो पॉज करके पहले सवाल करो, कर लेना तुम। देखो इधर, अगर मैंने यहाँ पे NOET डाला है, ठीक है, और फिर यहाँ पे बोला है चलो NaOH भी डाल दिया है, फिर बोला है चलो यहाँ HCl और हीट भी डाल दिया है, तो एग्जाम में समझ जाओगे ये क्लेजन कंडेंसेशन का सवाल है। जरा बोर्ड पे देखो, NOET एस्टर है और यहाँ पे जी हाँ 2 एस्टर एक ही मॉलिक्यूल में है, तो कहानी हो जाएगी और उसी का बेस दिया गया है, कोई लफड़ाइश नहीं है। और यहाँ पे चाहे इस H को निकालो चाहे इस H को निकालो, अभी कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, क्योंकि है, बिल्कुल है दिक्कत होनी भी चाहिए। सेमी कंपाउंड बन गया क्या? अरे यार सेमी बन गया, सेम बन गया, चलो हाँ कोई बात नहीं, सेम बना कोई बना। यहाँ देखो, यहाँ अगर तुम H को बाहर निकालोगे और यहाँ से बाहर निकालोगे दिक्कत तो होगी। फिर सवाल होगा सर किसको बाहर निकालेंगे? तो काम करते हैं ना, इस सवाल को तुम नोट कर लो, तुम बना लेना, मैं ये बना देता हूँ। सिमिलर क्वेश्चन ये है, तुम बोलोगे सर दोनों डिफरेंस क्या है? अभी नंबर ऑफ कार्बन एटम का डिफरेंस है, ठीक है, देख लेना। यहाँ 6 कार्बन एटम है, सॉरी 1 2 3 4 कार्बन एटम है, यहाँ पे 1 2 3 कार्बन एटम्स हैं, बाकी तो है ही। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये नोट कर लो। अब इसको देखो, अगर कोई एग्जाम में बैठा होगा तो ये सवाल को कैसे करेगा? इसको मैं लेवल 2 में नाम दे रहा हूँ, इंट्रामोलिकुलर है, पक्का है, आगे बढ़े। NOET डाला है, कोई इसको लेके आगे बढ़ रहा है, यानी मान लीजिए कोई बच्चा इसको H को लेके आगे बढ़ रहा है एग्जाम में, बिल्कुल लेके बढ़ रहा है वो एग्जाम में आगे कि चलो अब इसको सॉल्व करके ही मानेंगे। यहाँ पे मान लीजिए एस्टर है, माइनस यहाँ बना दिया मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, माइनस भी लिख दिया है। तो अब तुम ये मत बोलना सर यहाँ माइनस क्यों लिखो, तो इनोलेट बनाना। अबे ठीक है मान लेता हूँ मैं, सब्जेक्टिव पेपर होगा तो बनाना, ऑब्जेक्टिव पेपर को डायरेक्ट कर लेना। अटैक O माइनस, रिंग कितने मेंबर की? 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ो, जैसे आगे बढ़ा यहाँ पे 1 2 3 4 5, वी हैव 5 मेंबर्ड रिंग,
होगा बॉन्ड 5 के साथ और 1 के साथ बना हुआ है। 5 पे क्या लगा हुआ है? एस्टर, सी डबल बॉन्ड OET, बोलो। और 4 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है, और N जो है वो यहाँ पे है और यहाँ पे है बेटा R होगा। और बताओ 1 पे क्या लगा होगा? जब बॉन्ड खुला होगा तो यहाँ पे O- भी होंगे और OET भी होगा। तुम क्या बोलोगे? सर इसको यहाँ से अगर बाहर निकाल दिया तो मजा आ जाएगा। बिल्कुल मजा आने के लिए तो करवा रहा हूँ मैं। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर तुम इसको बाहर निकाल दोगे तो यहाँ पे N हो जाएगा, यहाँ पे आपका बन जाएगा R ग्रुप, यहाँ पे था आपका एस्टर और यहीं पे आपका क्या बन गया होगा? कीटोन। क्या मेरी बात आप समझ गए होंगे? पक्का आसान था। H को निकाला, अटैक कराया, मैं इसको लेके चल रहा हूँ अभी, दोनों एक नहीं है। देखो इधर, इसके बगल में नाइट्रोजन, इसके बगल में कार्बन है। नो, दीज आर नॉट द सेम प्रोटॉन। अल्डोल में मैंने कुछ तरीका बताया था, यहाँ भी जरा तरीका बताऊंगा मैं, पर एक बार समझ के देखते हैं कि दोनों में प्रोडक्ट डिफर होगा क्या। तो समझो, अभी के लिए समझो, एग्जाम में यहाँ तक आपसे पूछा तो ये बना दोगे। अब यहाँ अगर NOH को डाला है, क्या डाला है? NaOH को, तुम ही बताओ। NOH डाला है, ये OAT OH में कन्वर्ट हो जाएगा। HCl डाला है तो ये क्या हो सकता है? बीटा कीटोसिड बन जाएगा कि नहीं बनेगा? अरे समझो ना यार, इसको बाद यहाँ NOH डाल दिया है तो क्या करोगे? इसको OH बना देना और इसको बीटा कीटोसिड में कन्वर्ट कर देना, और बीटा कीटोसिड बनते डिकम्पोज हो जाएगा, और डिकम्पोज होते ही वी हैव 5 मेंबर्ड रिंग, हेटेरोसाइक्लिक रिंग, दैट विल बी द प्रोडक्ट। इसको यहीं पे छोड़ देता हूं मैं, ये प्रोडक्ट बना होगा पक्का। चलो, यानी एक तरीका मैंने ये अपनाया और हमारा फाइनल स्ट्रक्चर ये बना है। लेकिन अगर कोई बोले सर इस H को निकाला होता तो जरा निकालो ना। मैंने मना कब किया है? निकाल के देखो और पूरी रिएक्शंस को कराओ, क्योंकि फाइनल स्ट्रक्चर तक मैं बात करने वाला हूं। तुम्हारा सवाल होगा अगर इस H को बाहर निकाला है, ओहो कोई बात नहीं, निकाल तो हमें क्या जाता है, निकालना ही है। यहाँ पे OET, यहाँ पे N है, यहाँ पे R है और यहीं पे माइनस भी है, यहाँ पे भी OET लगा हुआ है। अब बताओ ये O- क्या करेगा? अटैक, बॉन्ड ओपन। जैसे ओपन किया, नंबरिंग करना शुरू करो, 1 2 3 4 5। यस, वी हैव 5 मेंबर्ड रिंग। और जैसे 5 मेंबर्ड रिंग बनाओगे, स्ट्रक्चर आपके सामने बना है। यहाँ पे अटैक किसका हुआ है? बताओ, 5 और 1 का पक्का। यहाँ पे आपके पास O- और यहीं पे आपके पास OET ग्रुप भी लगा हुआ है। और जो आपका 5th कार्बन होगा उस पे क्या लगा होगा बेटा? देखो यहाँ पे बोर्ड पे ढंग से देख लो। यहाँ पे जो 5th कार्बन है वहाँ पे आपके पास जो ग्रुप लगा है, दैट ग्रुप इज C डबल बॉन्ड OET। कोई दिक्कत नहीं। अब ना यहाँ पे देखो 5 के बगल में 4 है, 4 पे क्या लगा हुआ है? NR लगा हुआ है, अरे लगा हुआ है। और यहाँ पे 4 ये हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 2 हो गया। 2 1 3 पे कुछ लगा नहीं है। यहाँ से वापस आया, OET को घर से बाहर निकाल दिया। जैसे घर से बाहर निकाला, वी हैव नाउ अगेन एस्टर, वी हैव नाउ अगेन कीटो फॉर्म। कोई दिक्कत होगी ही नहीं। वही कहानी है, NOH डाला, OH में बना दो इसको। अगला स्टेप, NOH डालते ही OH बनाएगा, अरे बना दोगे यार। और हीट करते बाहर निकल गया, तो अगला स्ट्रक्चर जो बना है दैट स्ट्रक्चर विल बी व्हाट? जरा बोर्ड पे देख लीजिए और आप मुझे बताइए, ये जो मॉलिक्यूल बना है, ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल क्या अलग हैं या सेम है? देखो तुम बताओ, N के बगल में 2 कार्बन लगे हैं, N के बगल में 2 कार्बन लगे हैं, और एक कार्बन के बगल में CO है जी हाँ, एक कार्बन के बगल में CO है, एक कार्बन के बगल में CH2 जी हाँ। इसका मतलब दोनों मॉलिक्यूल क्या हैं? आइडेंटिकल। क्या है बताओ? दिस आर आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स। ये आइडेंटिकल है, इसका मतलब कोई सा भी H निकालो, इस मॉलिक्यूल में आप डिकार्बोक्सिलेशन तक पहुंचो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पक्का समझ रहे हो ना? तो इसका मतलब अगर एग्जाम में ये सवाल आया है तो आपसे NOET डाला है तो आप कोई सा भी H को बाहर निकालोगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि NOH और HCl डाला है तो अल्टीमेट दोनों मॉलिक्यूल एक जगह डील करेंगे। फिर सवाल उठेगा सर अगर ऐसा हो कि भैया दोनों में अलग अलग पॉसिबिलिटी बन जाएं तो क्या होगा? अब मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, जरा वो ढंग से देखिएगा। आगे बढ़ें। और ये बेटा क्लेडन का सवाल है और ये IIT JM के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसलिए इसको देख लेना ढंग से, आसानी है, कंसेप्ट समझ लेना, बाकी और कुछ नहीं है। तो इसका मतलब ये पूरा सवाल ना यहाँ पे खत्म होगा, लेकिन अगर यहाँ तक खत्म करता तो फिर चीज़ें डिफरेंट होती। वही मैं समझा रहा हूँ बोर्ड पे, वो देख लेना। चलो अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, अब मैं लेवल 3 की ओर आगे बढ़ रहा हूँ और लेवल 3 क्या कहता है वो एक बार ढंग से देख लेते हैं। चलो वेरी गुड, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर लेवल 3। और एक क्वेश्चन और दिया है मैंने, उसको कर लेना।
दैट इज द जेम प्रीवियस ईयर 2017 का पेपर था, उसको कर लेना यार, ठीक है तुम कर लेना, जो मैंने सवाल अनसॉल्व रखा है कर लेना वो तुम। आगे बढ़ते हैं लेवल 3 की ओर, और लेवल 3 क्या कहता है जरा बोर्ड पे ढंग से देखो। एक सवाल से इसकी शुरुआत करते हैं, और वो सवाल मैं आपको जो देने जा रहा हूं दैट क्वेश्चन इज दैट वन। जरा बोर्ड पे ढंग से देखिएगा, ये सब के सब जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं ना बेटा, ये सब के सब आपके क्वेश्चंस हैं बुक ऑफ क्लेडन, क्योंकि उसी में ना ये चीज़ सबसे बेहतर दे रखी है, तो इसलिए ये बुक आप प्रिफर करिए नेट और गेट के लिए। इनोलेट केमिस्ट्री के लिए आप इसको प्रिफर जरूर करिएगा, ठीक है ना। फिर मैं एक सीरीज लेके आऊँगा, क्वेश्चंस आंसर सीरीज। अभी तो मैं केवल कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, जितना हो सके कंसेप्ट को डील कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर सीरीज लेके आऊँगा, जिसमें मैं पहले टॉपिक पढ़ा दूँ, फिर मैं केवल क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराऊँगा, क्योंकि होता है ना कंसेप्ट कितना भी पढ़ लो यार, क्वेश्चन की प्रैक्टिस ना हो तो कोई भी एग्ज़ाम मज़ेदार नहीं होता। इसलिए पहले मैं जितने टॉपिक हो सकते हैं पहले उनको सिखा देता हूँ, पॉसिबिलिटी जितनी है, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर सीरीज करेंगे, फिर मज़ा आएगा क्वेश्चन करने में। एक बार कंसेप्ट पढ़ लो फिर मज़ा आएगा सवालों को करने में। तो ज़रा देखो यहाँ पे अगर तुम्हें क्वेश्चन दिया गया है NOET, एस्टर का भरमार है, कुछ है ही नहीं, सारे तरफ एस्टर ही लगे हुए हैं कि नहीं, गुड। अब मेरी बात को ढंग से गौर से समझना है, क्योंकि लेवल 3 है और नेट गेट के बच्चे तुम्हें इसी लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में, पर लेवल 1 एंड लेवल 2 यू मस्ट हैव टू बी क्रॉस्ड, अंडरस्टैंड। तो चलो बताओ, क्या ये इंट्रामोलिकुलर का सवाल होगा कि नहीं होगा, एग्जाम में पहचान लोगे। क्या ये क्लेजन कंडेंसेशन बिल्कुल है, इंट्रामोलिकुलर क्लेजन डिकमान कंडेंसेशन, यस डिकमान कंडेंसेशन ही है। व्हाट विल हैपन राइट नाउ, आप देखोगे सर यहाँ एस्टर है, देयर विल बी लॉट ऑफ अल्फा कार्बन, यस दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा। एस्टरों के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। नाउ वी हैव हाइड्रोजन दिस, क्या ये हाइड्रोजन किसी से मिलता जुलता नहीं ना, क्योंकि ये हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। वही कहानी किसके साथ हो गई जो आपने पढ़ी थी, किसके साथ, अल्डोल कंडेंसेशन के साथ। पर इत्तेफाक से इस अल्फा कार्बन पे कुछ नहीं है, अगर कुछ होता भी तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो तुम बताओ, अगर मैं इसको आगे लेके बढ़ूं तो कितने, अगर अटैक कराने की बात करूं तो बताओ, यहां से H को बाहर निकालोगे तो वही रिंग की स्टेबिलिटी चेक कर लो, यहां से H को बाहर निकालोगे तो अटैक इसके कार्बन पे होगा या इसके ऊपर। अब देखो तुम्हारे सामने कार्बोनिल भी 2 हैं, अभी मैं इसको छुपा, अगर मैं इसको नहीं देता तुम इसी पे अटैक कराते, अगर ये नहीं देता तुम सोचते ना यहाँ भी हो सकता था। तो अगर यहाँ से अटैक कराओगे तो 1 2 3, पर रुको यहाँ पे, यहाँ से ये भी अटैक मार सकता है, तो 1 2 3 4। अगर यहाँ अटैक मारोगे तो 4 मेंबर रिंग, ओहो इसको तो काटा मारो, इधर तो अटैक ही नहीं होगा। ये 1 2 3 4 5, ओहो यस वी हैव 5 मेंबर रिंग, क्या 1 2 3 4 5, ये 5 मेंबर रिंग बना रहा है, पक्का ना। इससे पूछो, ये बोलेगा जी मैं भी, देखो यहाँ पे, यहाँ से अटैक करेगा 1 2 3 4 5, यस हम भी 5 मेंबर की रिंग बना रहे हैं, दोनों 5 की रिंग बना रहे हैं। यहाँ अगर H होता तो 1 2 3 4, 1 2 3, इसका मतलब अगर गलती से तुम क्या करना, मैं सवाल तो ये दे रहा हूँ तुम्हें, तुम क्या करोगे, ये सवाल को कुछ इस तरीके से कर लेना बेटा। तुम्हारे लिए सवाल कुछ ये रहेगा, C डबल बॉन्ड OET, परेशान मत होना, आसानी से सवाल को करना, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, साथ के साथ ये क्वेश्चन तुम्हें करना है, ठीक है, कर लेना। तो यहाँ पे 5 मेंबर की रिंग है। अब सवाल होगा इसको H को भेजे, इस H को भेजे, तो इस केस में क्या करने वाले हैं जरा देखिए, दैट इज द लेवल 3। इसको मिटा रहा हूँ मैं, नोट कर लेना, इसको आगे बढ़ रहा हूँ। देखो अब यहाँ पे क्या करना ना, जब तुम सवाल करोगे तो देखो यहाँ से जब तुम H को बाहर निकालोगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, बना सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 मेंबर्ड की रिंग, कोई लफड़ा है ही नहीं, बना दो। यहाँ से H को बाहर निकाला, 5 मेंबर्ड रिंग बने। 5 मेंबर्ड रिंग बोले तो 1 और 5 का बॉन्ड बना होगा। इस 5 को मैं मिटा दे रहा हूँ, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करिए। मैंने इस H को चुना है, क्यों चुना अभी नहीं बता रहा हूँ मैंने इसको भी चुना, इसको भी, दोनों को चुनूंगा। तो ये 1 है, ये आपका 5 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 और ये आपका 4 है। और 5 पे जब अटैक हुआ होगा तो तुम ही बता दो क्या होगा। यहाँ से H को बाहर निकाला होगा, माइनस बना होगा, बना देता हूँ ना, बना दूँ, पक्का बना देता हूँ। अटैक करा दिया मैंने यहाँ पे, अटैक कराने के बाद 1 और 5 का बॉन्ड बना। 1 पे तो एस्टर लगा हुआ है, कोई दिक्कत मुझे नहीं लग रही है, पक्का नहीं लग रही है। यहाँ O पे माइनस है और 5 पे क्या लगा हुआ बेटा, OET। और कहाँ कहाँ जो लगे लगा दो ना। 3 पे क्या लगा हुआ है, एस्टर, दोनों तरफ एस्टर लगे हुए हैं। 3 पे लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं, लगा देंगे, हमें क्या जाता है, हमारा कुछ जाएगा तब ना।
यहाँ बताओ फोर्थ कार्बन पे क्या लगा है, CH3 लगा देंगे यहाँ पे। ये सब ध्यान रखना है यार, ये सब ग्रुप्स का ना ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ कहीं कहीं हटा के दे देगा, एग्जाम में फैल जाओगे, आंसर ही नहीं पता चलेगा कौन, सब एक जैसे लगेंगे, 0 बटा सन्नाटा बन जाएगा। यहाँ देखो C डबल बॉन्ड O यहाँ पे, और यहीं पे तुम्हारे पास लगा हुआ है CH3, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है C डबल बॉन्ड OH। देखो बस इसमें और यहाँ पे आपको ये मिलने वाला है। और कोई बोले चलो ये मिला, अभी मैं इसको रोक के रख रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ से अगर H को बाहर निकाला, सेकंड क्वेश्चन इसी को देखो, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से वापस रिवर्स प्लीज थोड़ा कोऑपरेट करना, यहाँ से रिवर्स कर रहा हूँ मैं, इसको मिटा दिया मैंने मान लो, एंड द रिवर्स क्वेश्चन इज व्हाट, अगर H यहाँ से निकलता और अगर H यहाँ से निकलता माइनस यहाँ बनता, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ओ हो अटैक किया, बॉन्ड खुल गया। What will be the number of ring? 1, 2, 3, 4, 5. Yes, we have 5 membered ring. और जब रिंग बना है तो 1 के और 5 के बीच में now 2, 3, 4 and the one carbon having the ester group. Wow. Yes, we have ester and the one carbon also having the methyl group. Wow. Now fifth carbon O minus and the OET group. And the second carbon having the ester moiety, 2 ester moiety, yes we have. Now O minus क्या होने वाला है, धक्का मारने वाला है ना OET को। अब यहाँ और यहाँ फर्क क्या है दोनों मॉलिक्यूलों में, जरा देखिएगा, क्योंकि इसके कंसेप्ट थोड़े अलग होते हैं क्लेजन अल्डोल कंडेंसेशन से। क्या बना होगा जरा बोर्ड पे ढंग से देखना। दैट इज द OET ग्रुप। अरे इसको समझ जाओगे ना यार, ये OR ग्रुप है, C डबल बॉन्ड OR। दोनों प्रोडक्ट आपके सामने हैं, पर क्लेजन कंडेंसेशन के इंट्रामोलिकुलर पार्ट का जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो इन दोनों में कौन बनेगा, वो डिपेंड करता है इन दोनों एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड में कौन सा इनोलेट आयन फॉर्म कर सकता है। तो जरा बोर्ड पे देखना, यहाँ जो हाइड्रोजन है, क्योंकि आपको पता है OET माइनस यहाँ से रिलीज हुआ है, वो बेस का रोल प्ले करेगा, और ये OET माइनस इसके H को बाहर निकालेगा कि नहीं निकाल सकता, बताओ। क्या ये इसके पास इनोलाइजेबल प्रोटोन है? यस, इट हैज इनोलाइजेबल प्रोटोन। और अगर इनोलाइजेबल प्रोटोन है तो आप क्या बोलोगे, ये रेजोनेंस कर सकता है, बोलो। और रेजोनेंस कर सकता है तो ये इस तरीके से स्टेबलाइज हो सकता है। पक्का स्टेबलाइज हो सकता है? अरे हो सकता है ना यार। ये इनोलेट बनाया और इस इनोलेट को आप क्या कर सकते हो, रेजोनेंस स्टेबलाइज करा सकते हो। लेकिन क्या यहाँ पे प्रोडक्ट जो बना है, क्या ये इनोलेट बनाया है? देखो इधर, यहाँ जो कार्बन है, क्या इसके पास हाइड्रोजन है? नहीं ना। यानी आपको मेन केस वैसा मिलेगा जब आपके पास दोनों मॉलिक्यूल जो बनेंगे जिसमें इनोलेट बनने वाला होगा ना, आप इसको पकड़ोगे, क्या कि ये आपके स्टेबल फॉर्म में रहेगा, ये इनोलेट फॉर्म नहीं कर सकता है, ये डिप्रोटोनेट नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब इसको आपको माइनर बनाना है और इसको आपको मेजर बनाना है। तो कान खोल करके सुन लीजिए, इफ़ वी हैव टू प्रोडक्ट बोथ हैविंग द सेम मेंबर ऑफ रिंग, तो आप उसको मेजर बनाइएगा जिसमें इनोलेट बन सकते हैं। एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड कैन फॉर्म इनोलेट, दैट प्रोडक्ट विल बी द मेजर वन। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। कर लीजिएगा पॉइंट, इसको नोट ध्यान से समझ लीजिएगा बेटा। दैट इज द क्वेश्चन ऑफ क्लेडन, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नेट एंड गेट एग्जाम्स, क्योंकि दोनों सवाल आपको दे देगा और बोलेगा भैया बनाओगे कौन, तो तुम ये वाला प्रोडक्ट बना लेना जिसमें एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड बने होंगे, क्योंकि उसको प्रोटेक्ट करके वो नहीं देगा, आपको वर्कअप काउंट करना पड़ेगा। पक्का समझ गए? आगे बढ़ें, चलिए वेरी गुड। सवाल को कर लेना बेटा, है ना, क्योंकि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसका कंसेप्ट अलग है, बाकी के कंसेप्ट अलग थे, दैट इज इसके कंसेप्ट थोड़े से अलग होंगे। पक्का ना? चलिए वेरी गुड। दिस इज द लेवल व्हाट आई हैव से 4 लेवल, थर्ड लेवल ऑफ क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शंस, इंट्रामोलिकुलर क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं, चलो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। दैट इज द 4th लेवल ऑफ क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। 4th लेवल यानी लेवल 1 लेवल 2 बेसिक्स थे यार, क्या था उसमें। लेवल 3 थोड़ी दिक्कत आई थी, लेवल 4 में क्या दिक्कत आएगी वो जरा देखो। लेवल 4 एंड लेवल 4 में हम लोग बात क्या करने वाले हैं, दैट लेवल 4 हैविंग द क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन, क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। वाओ,
अब क्रॉस का मतलब ही आपको पता चल गया होगा। क्रॉस का मतलब ही जैसे हमने अल्डोल का क्रॉस पढ़ा था वैसे ही क्लेजन भी क्रॉस पढ़ रहे होंगे। मतलब क्या होगा जरा देखो, डिफरेंस यहाँ पे ये है, इसके ना एक्चुअल में दो पार्ट होते हैं। दो पार्ट क्या होते हैं उसको मैं सिखा देता हूँ। ये आपके नेट गेट के क्वेश्चंस के लिए बहुत पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है। यानी क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शंस में हमें करना क्या है, जरा बोर्ड पे देख लेना। यहाँ पे क्या होगा, हो सकता है वी हैव इनोलेट ऑफ एस्टर, एक इनोलेट आपको एस्टर का मिलेगा पर कीटो फॉर्म आपको किसी और एस्टर के मिलेंगे, इसी को क्रॉस बोलते हैं। देखो इधर, अगर अपना ही इनोलेट अपने ही कीटो फॉर्म पे अटैक मारे दैट इज अ सेल्फ, अरे सेल्फ। लेकिन अगर इनोलेट किसी और के कीटो फॉर्म पे यानी एस्टर के कीटो फॉर्म होंगे, पर यहाँ पे आपका अटैक, देखो अटैक तो एस्टर पे ही होना है, इसकी तो बात गारंटीड है, पर हमारा जो अटैक है वो अगर किसी ऐसे एस्टर पे हो जो अलग हो, यानी इनसे अलग हो। जैसे तुमने मान लीजिए OET यानी इस एस्टर का इनोलेट बनाया पर कीटो फॉर्म आपने दे दिया किसी और एस्टरों का, जैसे यहाँ पे ये एस्टर दे दिया, तो इसका इनोलेट इसका एस्टर क्या हो जाएगा, इन दोनों के इंटरेक्शंस को क्या बोलोगे, क्रॉस। जरा बोर्ड पे देखो, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा कीटो फॉर्म भी एस्टरों का है, इनोलेट भी एस्टर के हैं, पर यहाँ कीटो फॉर्म अलग टाइप के एस्टरों का होगा। और यहाँ पे आपको पता है कौन कौन से एस्टर मिलेंगे, देख लेना। यहाँ पे आपको इस टाइप के एस्टर्स मिलेंगे जो क्रॉस क्लेजन करवाते हैं, जो खुद इनोलेट नहीं बना सकते, जैसे ये। उसी तरीक़े से आपको एक और मिलेगा, जैसे ये देखो जरा बोर्ड पे, यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड O PH OET, आपको इन तरीके के एस्टर मिलने वाले होंगे जो आपको थोड़े परेशान कर सकते हैं। इसका मतलब जब क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन होगा ना, तो दीज एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेंगे और इनका ना खुद अपना प्रोटॉन नहीं है इनोलेट बनाने के लिए। तो इसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं कि ये क्रॉस क्लेजन के एग्जाम्पल्स बन जाते हैं। और यहाँ पे किसी और का इनोलेट बनेगा, क्योंकि ये खुद इनोलेट तो बनाएंगे नहीं, ये दूसरे के इनोलेट को खाने का काम करेंगे, है ना यार। तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। और सैंपल एक और देखो और एक और देखो, अगर मान लीजिए यहाँ पे एस्टर तो मेरा है, एस्टर तो मेरा है, लेकिन यहाँ पे इनोलेट के सोर्स ना एस्टर के अलावा मैं कोई कीटोन डाल देता हूँ। क्या डाल देता हूँ, कोई कीटोन। ढंग से देखना, यहीं पे दिक्कतें आएंगी आपको। तो ये इनोलेट किसी और का, पक्का किसी और का है कि नहीं ये बताओ, कीटो फॉर्म किसी और के, और वो भी एस्टर। और अगर इनोलेट का अटैक किसी एस्टर पे होने वाला है दैट इज अ क्लेजन। और इस क्लेजन में क्या होगा बताओ, इसको क्रॉस का ही नाम देते हैं, क्योंकि ये क्लेजन का ही नाम है, पर इनोलेट किसी और का, कीटो फॉर्म किसी और का, यार नाम तो होगा ही ना यार, क्या बोलते हैं, क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। तो आपको दो तरीके की चीज़ डील करनी है, एक जिसमें इनोलेट भी एस्टर के होंगे, कीटो फॉर्म भी एस्टरों का ही होगा, और यहाँ पे इनोलेट कीटोनों के होंगे और एस्टर भी इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, एस्टर ही होगा। तो एस्टर तो फिक्स रखना ही पड़ेगा हम लोगों को, एस्टर तो फिक्स रखना ही पड़ेगा कि उसको चेंज करना हमारे लिए पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि एस्टर अगर हटा के कोई दूसरा मॉलिक्यूल लेके आओगे तो फिर तो क्लेजन की रास्ता ही खत्म हो गया ना यार। क्लेजन के लिए तो हमें एस्टर को ही रखना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी एस्टर हो, चलेगा, हमें को कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इस चीज़ों को ढंग से देखो, इन दोनों बातों को मैं सिखा रहा हूँ आपको, जरा ढंग से देख लेना कैसे एग्जाम में आपको सवाल मिलने वाले हैं। तो कुछ सवाल मैं करवा रहा हूँ, बोर्ड पे ढंग से देख लो बेटा, क्योंकि ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये सब समझना, क्योंकि इसको सीखने के लिए पढ़ना, क्योंकि यार बहुत सारे कंसेप्ट ना इनमें तुम सीखोगे और ये आपको काफ़ी हेल्प करने वाले होंगे। जैसे एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, लेवल 4 का ही सवाल है, वो क्या है जरा बोर्ड पे देखो। जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपको दिया गया, सवाल के शुरुआत को मैं इस तरीके से करता हूँ। एक मान लीजिए मुझे दिया गया है ये सिस्टम एसिटोफिनॉन, और एग्ज़ाम में आपको दिया गया है एक क्वेश्चन जिसको बोला है मैंने, यहाँ पे ज़रा देखो HC डबल बॉन्ड OET, और यहाँ डाल दिया है NaOET। समझे कि नहीं समझे? तो एग्जाम में अगर तुम बैठे हो तो तुम्हें क्या दिमाग चलेगा, इसका तो इनोलेट बनाना ही नहीं है, पक्का नहीं ना, क्योंकि इनोलाइजेबल है ही नहीं। इनोलेट किसका बनेगा, ऑफकोर्स इन्हीं का इनोलेट बनेगा, कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। इसको मैं फिनाइल बोल दूँ, यहाँ पे इनोलेट बनाओगे और इसका इनोलेट, और सामने आपको दिया गया है कीटो फॉर्म ये, और तुरंत ही इनके ऊपर मैं अटैक मार दो। अटैक मारा, OET को मैं डायरेक्ट बाहर निकाल दे रहा हूँ। इसका मतलब वी हैव नाउ C डबल बॉन्ड O ग्रुप एंड वी हैव नाउ C डबल बॉन्ड O एंड H ग्रुप। कोई लफड़ाइच नहीं है, पक्का नहीं है ना, देख लो बोर्ड पे।
या इसकी जगह पे तुम अगर यहाँ H है, अगर तुम यहाँ OET भी लगा देते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ भी OET लगा देते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, तो आप बता देते, यहाँ भी क्या लग जाएगा, OET ग्रुप लग जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए हो? पक्का ना? तो इसका मतलब इनोलेट बनाया और एस्टर किसी और का है, अटैक करा दिया, कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। समझ गए? जैसे मान लो हमारे पास एक कीटोन दिया गया है, ये सामने दिया गया है सोडियम हाइड्राइड और सामने डाल दिया है ये एस्टर। देखो बेटा C डबल बॉन्ड OET, क्या सोचेगा एग्जाम में? सोडियम हाइड्राइड है, व्हाट विल हैपन, इनोलेट बनेगा कि नहीं बनेगा? पक्का बनेगा। किसका बनेगा? कीटोन का ही बनेगा यार। और जैसे कीटोन का बनेगा माइनस बना देना, यहाँ पे आपके पास डाइथाइल ऑक्सलेट दिया गया है, देखो इधर, पक्का ना? और ये O माइनस अटैक, अरे OET घर से बाहर यार। और जैसे OET घर से बाहर में निकला, क्या बनने वाला होगा, ये कीटोन, और यहाँ भी क्या बनेगा बेटा, कीटोन बनेगा, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OET ग्रुप बन जाएंगे। These are called क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन। यहाँ पे मैंने इनोलेट किसका लिया है, मान लो कीटोनों का इनोलेट लिया, एस्टर के फॉर्म लिए, रिएक्शंस करा दिया, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, मिटा दूं मैं, पक्का ना? नोट कर लेना इसको अच्छे से, और क्लेजन के बुक को फॉलो कर लेना। क्लेजन में असाइलेशन नाम होगा चैप्टर नंबर में, पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ, यू हैव टू गो पेज नंबर 723 ऑफ फॉर दिस चैप्टर। 723 ओल्ड क्लेडन में चले जाना, 723 पेज नंबर से, वहाँ से आप शुरुआत कर सकते हो, सीख सकते हो चीज़ों को। अब मैं एक सवाल आपको दे रहा हूँ, जरा इसको जरा सॉल्व करके दिखाना, थोड़ा प्रॉब्लम आपको होनी चाहिए। जैसे देखो, क्या आप इस प्रोडक्ट को बना सकते हैं? बनाना चाहिए आपको। वी हैव एस्टर, नाउ वी हैव दिस कीटोन, वी हैव NaOET, व्हाट विल यू डू? क्या करने वाले होंगे? देखो इधर NaOET डाला गया है, तुम बताओगे ना इसका इनोलेट बना ही नहीं सकते, इसका इनोलेट बना सकते हैं? बना सकते हैं ना? H को यहाँ से बाहर निकाला होगा, इनोलेट बना होगा इधर, और जैसे इनोलेट बन गया है, दैट इनोलेट अटैक किया बॉन्ड ओपन, और जैसे बॉन्ड ओपन हुआ है, व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर, बताओ। अब मैं डायरेक्ट करूँ क्या? इसको अटैक किया, OET बाहर कर दिया, कीटोन बना दिया, बोलो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बताओ ना यार, पक्का कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, जो बेस बाहर निकला होगा फिर से H बना, यहाँ से H को बाहर निकाल सकता है कि नहीं कर सकता? बोलो कर सकता है ना? ये O माइनस, फिर से एस्टर अटैक घर से बाहर, जैसे घर से बाहर हुआ क्या होने वाला है, देखते चलो। क्या किया मैंने, यहाँ देखो, इसने अटैक किया, एक्टिमिथिन कंपाउंड बना है, लेकिन वो एक्टिमिथिन कंपाउंड जो बना है ना, उसके सामने इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर एक और पड़ा हुआ है एस्टर, और वो अगर अटैक करे तो रिंग बन सकती है। 1 2 3 4 5 बना दो रिंग। जैम के बच्चे तुम परेशान मत होना, तुम्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर तुम इस लेवल को क्रॉस नहीं करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पर बेसिक लेवल दोनों क्रॉस कर लेना। नेट के बच्चे तुम्हें इस लेवल को क्रॉस करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड बनेगा, 5 मेंबर की रिंग बनेगी, OET बाहर निकला, यहाँ क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O। पक्का समझ गए? और यहाँ इस कार्बन पे तीनों बने हुए हैं कौन से ग्रुप, कार्बोनिल। इसका मतलब ये हाईली टोटोमराइज सिस्टम बन सकता है कि नहीं, बोलो। यहाँ से ये जो सिस्टम बना है, इसको मान लो तुमने जैसे OET बाहर निकला, ये माइनस चार्ज यहाँ बन गया, फिर से हो सकता है ये अटैक करके, यहाँ H अभी पड़ा हुआ है, क्योंकि कितने H थे यहाँ पे, 3 थे, एक पहले बाहर निकला, फिर दूसरा बाहर निकला, तीसरा बाहर निकल सकता है। जिसका मतलब अब अगर तुम उसमें कुछ करना चाहो तो कुछ नहीं करना होगा, अनायन जो बना होगा उसे HCl डाल देना और प्रोटोनेट कर देना। और जैसे प्रोटोनेट करोगे तो थोड़ा देखना, क्योंकि एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन दिया गया था ये क्लेडन का था, प्रोपोज द मैकेनिज्म। कैसे, ये H होगा, इसे टोटोमराइज कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, करना पड़ेगा। टोटोमराइज करोगे तो क्या बनेगा बताओ, व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ टोटोमराइज प्रोडक्ट। यहाँ 5-6 मेंबर है, वी हैव 5 मेंबर्ड रिंग। अब H को अगर इधर की ओर लेके चले गए तो इनोल यहाँ बन जाएगा, बनेगा, और यहाँ पे कीटोन, ये 6 मेंबर्ड की रिंग। अब H को इधर बनाओगे तो इनोल इधर बन जाएगा, इनोल इधर बन जाएगा, तो ये इनोलाइट फॉर्म में कन्वर्ट होता रहता है। समझ गए? तो एग्जाम में आपको पूछा जाएगा व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर, तो आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो। अगर इसका इनोल फॉर्म दे तो यहाँ भी बना के चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज द लेवल 4 ऑफ व्हाट, क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। इसी में बहुत सारी बातें मैंने छोटी छोटी आपको डिस्कस करा दी हैं, अच्छे से इसको सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और इसी में एक और सवाल देख लो, दैट इज द लेवल 5 यू कैन से, या लेवल 4 में एक पॉइंट अलग से देख लो। लेवल 4 में एक क्वेश्चन देख लो। यहाँ पे मान लो अगर सवाल तुम्हें एस्टरों का ही दिया गया हो, एक एस्टर ये दिया गया है, जैसे देखना
pH लेवल 4 की बात कर रहा हूँ, C डबल बॉन्ड OET, यहाँ पे आपको दिया गया है NaOET और यहाँ पे दिया गया है जरा देखो C डबल बॉन्ड OET। क्या करोगे बताओ? NOET क्या करेगा? H को बाहर निकालेगा, माइनस बनाएगा, अटैक करके OET को बाहर निकाल देगा कि नहीं कर देगा बताओ? जैसे बाहर निकालेगा, अरे ये खुद कर लोगे ना यार, मैंने कीटोनों के बता दिए, तुम टेस्ट करके कर ही सकते हो, कर लेना प्लीज, है ना। यहाँ देखो, यहाँ पे अगर तुम अटैक कराओगे तो बताओ यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे इस कार्बन से जब इस पे अटैक होगा तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O रहेगा, यहाँ OET रहेगा और यहाँ भी क्या रहेगा? C डबल बॉन्ड OET। क्या मेरी बात आप समझ पाए हो? क्या ये क्लेजन कंडेंसेशन है? बिल्कुल है। क्या ये क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन है? बिल्कुल है ना, क्योंकि ये अलग इनोलेट कीटोफॉर्म अलग है, पर यहाँ इनोलेट एस्टरो के हैं, कीटोफॉर्म भी एस्टरो के हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहीं से तुम NOH को डाल दो, देन HCl और हीट कर दो, क्या दिक्कत होगी बताओ? नहीं ना, क्योंकि ये अगर तुम हीट करोगे तो दोनों ही एसिड बन जाएंगे। क्या बनेंगे बेटा? दोनों ही एसिड बन जाएंगे, बनेंगे कि नहीं? और हीट करोगे तो एक डिकम्पोज हो जाएगा, और अगर एक डिकम्पोज हो गया तो क्या मिलेगा यहाँ पे? C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH। अरे मैकेनिज्म कोई सा भी करवा दे यार, क्या दिक्कत है? पक्का समझ गए? आगे कर लेना सवाल, मतलब करना क्या, करा ही दिया है, कर लेना, इसको नोट कर लेना। और कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, फटाक से इसको कर लो, मतलब कर लेना तुम। जैसे सवाल एक है, यहाँ पे दिया गया है 7 मेंबर्ड की रिंग, 8 मेंबर्ड की रिंग है, सोडियम हाइड्राइड है। अरे ये सब तो क्लेडन के सवाल है, बस मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, तुम कर लेना इसको। व्हाट विल द प्रोडक्ट? कर लोगे? कर लोगे? कर लेना इसको। उसी तरीके से यहाँ पे मान लो दे दिया है आपको C डबल बॉन्ड OET ये मॉलिक्यूल, और यहाँ पे आपको दे दिया है देखो इधर C डबल बॉन्ड OET, C डबल बॉन्ड OET एंड NaOET। A बनाना, उसमें डाल देना NaOH, HCl और हीट, B को रिप्रेजेंट कर देना। पक्का कर लोगे? एंड द लास्ट वन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, देखो इधर, कर लेना इसको। अरे बेसिक्स है यार, क्या करोगे इसमें, माथा मारी थोड़ी करना है। चलो, वाह, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट पॉइंट ऑफ द क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शंस। देखो, अगर मान लो यहाँ पे मेरे पास रिंग बना करके दी गई है 6 मेंबर्ड की, और यहाँ पे कीटोन अनसिमेट्रिकल है, ठीक है, और यहाँ पे आपको दिया गया है HC डबल बॉन्ड OET, और यहाँ मान लो दे दिया गया है कोई भी बेस, मान लो आपको दे दिया है, तो क्या करने वाले होंगे तुम? क्या करोगे यहाँ पे? अगर एग्जाम में बैठे होते तो सोडियम हाइड्राइड दिया है और एस्टर दिया गया है, बोर्ड पे ढंग से देखना। क्या ये क्लेजन कंडेंसेशन का क्वेश्चन होगा? सोडियम हाइड्राइड इनोलेट बनाएगा और ये अटैक करेगा इस पर, OET घर से बाहर कर देगा, कोई लफड़ा ही नहीं है, एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड बनेंगे। क्लेजन का सवाल है, बिल्कुल है क्लेजन का, क्योंकि इनोलेट किसका है? किसी का भी हो, पर कीटोफॉर्म एस्टर का है। क्लेजन कंडेंसेशन का क्वेश्चन है। अब सवाल ये है ना कि ये मॉलिक्यूल इनोलेट इधर की ओर बनाएगा या इनोलेट इधर की ओर बनाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट, देखो जरा सवाल को समझ लेना बेटा। ये आपका इनोलेट बना हुआ है। अब यहाँ से सवाल उठता है, दो चीज़ें आ जाएंगी। अगर मान लो यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे है OET, और यहाँ से तुम अटैक कराने जा रहे हो इसका, कराओगे ही कराओगे, और यहाँ से मैं OET को बाहर कर दूँ? अरे समझने वाला तो समझ ही गया होगा यार, क्या ही है। इधर देखो, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे देखो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OET और यहाँ पे CH3, ये बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। अगर तुमने यहाँ पे ये मॉलिक्यूल बनाया होता और यहाँ H, यहाँ C डबल बॉन्ड O, यहाँ OET है, बोर्ड पे देखना, बहुत कॉन्ट्रडिक्शन वाला सवाल हो जाता है, क्योंकि जब अल्काइलेशन करते हैं तो चीज़ें अलग होती हैं और असाइलेशन करते तो चीज़ें थोड़ी सी बदल जाती हैं। और यहाँ से OET बाहर निकाला आपने, और जैसे OET को बाहर निकाला तुम्हें क्या मिलने वाला होगा? ये कार्बोनिल, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H। अब तुम्हारे पास सवाल होगा, अरे इन दोनों में किसको बनाएं? तो देखो यस, थर्मोडायनेमिकली काइनेटिकली इनोलेट तो अलग अलग हैं, पर यहाँ पे क्या होता है ना, इस कंसेप्ट में समझना होता है हमें कि जो एक्टिव मिथेन कंपाउंड होती है ना, दे मस्ट हैव हाइड्रोजन एक्टिव। क्यों? क्योंकि जब प्रोडक्ट बनता है तो बेस निकलता है तो वो इसको इनोलेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, और अगर इनोलेट आयन यहाँ बनाने की पॉसिबिलिटी जिस मॉलिक्यूल में होगी, जिस प्रोडक्ट में होगी, दैट प्रोडक्ट विल बी द मेजर वन। यहाँ तुम बताओ क्या इसको इनोलेट बना सकता है? नॉट इनोलेट, नो इनोलेट फॉर्म फर्दर, समझे? और अगर यहाँ पे इनोलेट फर्दर फॉर्म नहीं हो सकता, इसको रोक दो,
इसीलिए दैट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर द नेट एग्जाम कि अगर वी हैव द क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन, इफ वी हैव अ इनोलेट अनसिमेट्रिकल, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। तो याद रखिए हम उस H को बाहर निकालेंगे जिस H से हमारा एक्टिव मिथिल कंपाउंड जो बना है उसमें इनोलाइजेबल प्रोटॉन बचा हुआ रहेगा। दैट इज द की स्टेप, की पॉइंट ऑफ दैट टाइप ऑफ रिएक्शन। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेट और गेट पेपर के लिए हो सकता है कंफ्यूजन हो आपको, इसीलिए ढंग से इसको देख लेने का। पक्का ना, मिटा दूं इसको, चलो कर लेना इस क्वेश्चन को बेटा। आगे बढ़ता हूं मैं। अब सवाल कुछ लिख लो ताकि तुम उसको घर पे कर पाओ। जैसे सवाल लिख लो, सवाल लिख देना यार। जैसे यहाँ पे मान लीजिए वी हैव दिस कीटोन, ये सब सवाल दिया है मैंने, क्लेडन के ही सवाल हैं। सोडियम हाइड्राइड भी दिया गया है, एंड यहाँ पे मान लीजिए मैंने दिया है C डबल बॉन्ड OET A बनाने के लिए आपसे कह दिया है, बना देना। एंड देन आफ्टर वी हैव सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन वी हैव HCl और हीट भी बना दोगे। अरे बना देना यार, पक्का, चलो कर लोगे काम, पक्का ना, ओके। और एक सवाल और, ये इंट्रामोलिकुलर का सवाल है, इंट्रामोलिकुलर का सवाल है, कर लेना। C डबल बॉन्ड OET, यहाँ पे कीटोन, यहाँ पे मिथाइल, वी हैव सोडियम हाइड्राइड। तो इज इंट्रामोलिकुलर, अरे इंट्रामोलिकुलर कह सकते हैं, इंट्रामोलिकुलर क्लेजन है पर क्रॉस क्लेजन है, क्योंकि इनोलेट कीटोन का होगा और एस्टरो के कीटोफॉर्म अटैक होंगे। प्रोडक्ट बना लेना, प्रोडक्ट क्या होगा वो मैं लिख देता हूँ, मैच कर लेना कि तुम्हें दिक्कत ना आए कि व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, ये कीटोन, ये कीटोन, ये मिथाइल, दैट विल बी द प्रोडक्ट। प्रपोज द मैकेनिज्म, कर लोगे, कर लोगे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। अरे लास्ट का तो मन नहीं कर रहा, बहुत सारे क्वेश्चन है यार, इतने सारे हैं। प्रैक्टिस के लिए मैं PDF अपलोड करना चाहता हूं पर अभी नहीं कर पा रहा हूं, पर इन फ्यूचर में करूंगा PDF अपलोड। पर अभी के लिए मन की तसल्ली के लिए यही कर लेना प्लीज़। दिस इज द क्वेश्चन, दैट इज द प्रोडक्ट। चलो यार अभी तसल्ली के लिए तुम माथा खाओगे मेरा, इसलिए पहले प्रोडक्ट भी बना के दे देता हूँ, मैकेनिज्म बना देना इसका, ठीक है, कर लेना। सवाल करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि केवल कंसेप्ट पढ़ने से आपको भी पता है और नेट इतनी बार दे चुके होगे तुम कि तुम्हें पता ही चल गया होगा कि सवाल कितना करो। जितना सवाल करो उतना ज़्यादा फ़ायदामंद होता है, क्योंकि कंसेप्ट तो दुनिया पढ़ा रही है, कंसेप्ट तो दुनिया पढ़ा रही है बोर्ड पे यार, इतने सारे पढ़ा रहे हैं टीचर, तो कंसेप्ट तो तुम भर भर के कहीं से भी कंसेप्ट सीख लेते हो, पर अप्लाई करना चाहिए ना। क्यों भाई, गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं ना यार, चलो लिखते चलो। अब हाँ, अब पक्का लास्ट है। तुम बोलते हो कि साला ये तो पक्का लास्ट लास्ट बोल बोल के अभी तक सवाल ही देता जा रहा है, क्या करूँ यार, मास्टर हो ना। मन दिल है कि मानता नहीं, तो दिल है कि मानता नहीं तो नहीं मानने दो, क्या दिक्कत है। सवाल करते रहना, कंसेप्ट मैंने सिखा दिया है, अब सवाल भी करके दिखाऊंगा यार। 1 घंटे की वीडियो में तुम्हें सब कुछ नाच के भी दिखा देता हूँ, थोड़ा सा बता दो तो है। चलो तो इस टाइप के क्वेश्चन कर लेना। प्रोडक्ट मैंने लिख दिया है, प्रपोज द मैकेनिज्म, जैसे मैकेनिज्म आए समझ करके प्रपोज कर लेना बेटा। तो चलो होप सो कि आपने इस वीडियो को थोड़ा बहुत तो इन्जॉय किया होगा, 1% तो किया होगा यार। तो 1% ही जो इन्जॉय किया उसी के लिए शेयर कर देना बच्चों, कुछ कमेंट कर देना कि समझ में आया कि नहीं आया, थोड़ा तो कर सकते हो यार। मैं इतना 1 घंटा चिल्लाता हूँ, तुम कीबोर्ड पे हाथ भी नहीं चला सकते क्या? चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।